ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है, खास साथ ही हमने कुछ जर्नल एंट्रीज भी देखी थी जो अपनी बेसिक है। उसमें हमने देखा था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती हैं उनकी कैसे अकाउंटिंग की जाती है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस की का ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस अपनी बुक्स में कैसे बनाता है। साथ ही हमने देखा था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें हेड ऑफिस ब्रांच को कैश प्राइस के ऊपर गुड्स भेजता है और ब्रांच जो है वो कस्टमर को कैश सेल करती है। ये इतना हमने देखा था। आज हम इनका सेकंड पार्ट देख रहे हैं अभी फिलहाल, जिसमें ब्रांचेस को जो गुड्स सेंड किए जा रहे हैं हेड ऑफिस के द्वारा वो कैश प्राइस पे ही है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही है। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर है वो, उसमें प्रॉफिट का कुछ भी शामिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है वो। बट ब्रांच जो है वो कस्टमर को जो आगे सेल कर रही है वो कस्टमर को क्रेडिट पर भी सेल कर रही है, कैश भी और क्रेडिट भी दोनों ही पे सेल कर रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपना अभी नया आया है। अच्छा, पहले केस में क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस कैश सेल। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, विद कैश सेल्स, कैश सेल भी होगी ऑब्वियसली आपकी। तीसरा जो आएगा उसमें कॉस्ट प्राइस की बजाय इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। तो हम एक एक स्टेज प्लस जो भी आपकी सेल है, ठीक है, तो एक एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने ये बदला, इसमें डिफरेंस लाए, अब हम तीसरे केस में इसमें डिफरेंस लेके आएंगे। सो देखिए, क्रेडिट पे सेल करना, जब भी आप किसी को क्रेडिट के ऊपर गुड्स सेल करते हो तो जिसको भी आप सेल कर रहे हो वो आपका डेटर बन जाता है। डेटर बनने का मतलब होता है ये आपका देनदार है, मतलब इस व्यक्ति को आपको पैसा देना है। ठीक है, ये आपको पैसा देगा। डेटर जब भी बनते हैं आपके, तो जब भी अगर हम अकाउंटिंग पर्पस से बात करें तो 3 मेन आपकी चीजें होती हैं जो हमेशा आपके पास, बैलेंसेस होते हैं जो आपके पास होने चाहिए ब्रांच अकाउंट बनाते समय। पहला होता है आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। अगर आपकी ब्रांच क्रेडिट सेल कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके पास लास्ट ईयर का बचा हुआ कुछ बैलेंस हो सकता है, यानी लास्ट ईयर के कुछ डेटर हो सकते हैं जिनसे उनको अभी तक पैसा नहीं मिला हो, तो इस साल भी वो हमारे डेटर हैं, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। फिर इस साल हमारे और डेटर बनेंगे, ठीक है, कुछ से हमें पैसा मिल जाएगा, बाकी हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इस साल हमें जो भी डेटर से पैसा रिसीव होने वाला है, नए डेटर से, पहले से डेटर है उनसे, वो सब। और फिर हमारे कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी बचेगा डेटर्स का, इस साल भी कुछ डेटर बचेंगे जो जिन्होंने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया है। सो ये 3 चीजें हैं, ये 3 बैलेंसेस हैं जो ब्रांच अकाउंट बनाते समय हमेशा आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, अगर क्रेडिट सेल की जा रही है ब्रांचेस के द्वारा तो। अगर इसमें कोई डिफरेंस आएगा वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप ये ध्यान रख के चलिए कि ये तीनों बैलेंसेस तो आपके पास होने ही चाहिए। ओके, कैसे एंट्री होगी इसकी। सो जो ओपनिंग बैलेंस है, जैसे हम स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे, वैसे ही डेटर की भी होगी। सो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी आपकी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट के नाम से हम इसे लिखते हैं। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट, क्योंकि काफी सारे डेटर होते हैं, एक ही डेटर नहीं होता है आपका। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस की कैसे एंट्री होगी, ठीक इसका रिवर्स, क्रेडिट साइड पे जाएगा वो। सो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब देखिए, अगर कैश रिसीव किसको हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है आपके हेड ऑफिस को, उसकी बुक्स में अकाउंट बन रहा है। अगर कैश रिसीव हो रहा है या बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आ रहा है, टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच से आ रहा है, क्योंकि देखिए जब हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था तो मैंने क्रेडिट साइड पे आपको एक चीज लिखी थी, यहाँ पे हमने जो सेल से पैसा, जो भी हमें ब्रांच से पैसा रिसीव होता है वो मैंने यहाँ लिखा था बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और फिर मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा था कैश प्लस डेटर से जो भी पैसा आप रिकवर करोगे, वो दोनों चीजें बैंक अकाउंट के नाम से शो होती हैं और ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच
कैश सेल करती है तो कस्टमर से सीधा नकद लेती है। ब्रांच अगर क्रेडिट सेल करती है तो डेटर से पैसा रिसीव करती है। ये दोनों तरह का पैसा इकट्ठा करती है और हेड ऑफिस को दे देती है। तो हेड ऑफिस को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि वो डेटर से कलेक्ट करके दे रही है या फिर वो कैश सेल वाला पैसा दे रही है। हेड ऑफिस को क्या है, उससे उसको ब्रांच से पैसा मिल रहा है, तो हम सिर्फ उसकी एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया। ये तीनों आइटम्स कहाँ कहाँ जाएंगी ब्रांच अकाउंट में, किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अब क्या हो अगर क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई एक आइटम मिसिंग है, क्या हो अगर ओपनिंग डेटर नहीं है या क्लोजिंग डेटर का बैलेंस नहीं है या आपके पास जो कैश रिसीव किया गया है डेटर से उसका बैलेंस नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर इनमें से कोई भी बैलेंस आपके पास गायब है तो अब आप याद करिए हायर परचेज वाला अपना चैप्टर, लास्ट वाले उसके अंदर जो हमारा मेथड था उसमें हमने एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाया था। तो मेमोरेंडम अकाउंट किस लिए बनाया था, सिर्फ इसलिए ताकि हम मिसिंग आइटम को जो है उसको प्राप्त कर सके। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था हायर परचेज और कंसाइनमेंट दोनों के कुछ कुछ आपके पॉइंट जो है ना मिलते जुलते यहाँ भी आएंगे। अगर इन केस इन तीनों आइटम्स में से अगर आपकी क्रेडिट सेल कर रही है आपकी ब्रांच और इन तीनों में से कोई एक आइटम गायब है, उसका बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डेटर्स से रिलेटेड जितने भी आपकी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी इस अकाउंट के अंदर डाली जाती है। इस अकाउंट का काम सिर्फ ये है कि हमें ये तीन आइटम में से जो भी मिसिंग है वो मिल जाए, जो भी बैलेंस बचेगा वो उस आइटम का होगा। ठीक है, ओके। नाउ आप एक ध्यान रखिएगा, डेटर्स जो होती है आपकी एसेट होती है, रियल अकाउंट में आएगा। इसका बैलेंस जो होता है डेबिट होता है। तो जिस चीज से डेटर बढ़ेंगे वो डेबिट साइड पे आएगी और जिस चीज से डेटर कम होंगे वो क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है, बढ़ना डेबिट साइड पे, घटना क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं डेटर का। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहाँ आएगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट सेल आपकी यहाँ आएंगी क्योंकि क्रेडिट सेल से ही तो आपके डेटर आते हैं, उधार में बेचोगे तभी तो डेटर बनेंगे। तो क्रेडिट सेल आपकी डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है, डेबिट साइड की आइटम होगी पूरी जिनसे आपका डेटर बनते हैं या बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड पे अगर मान लीजिए आपको डेटर से पैसा प्राप्त हुआ है तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो जिन भी डेटर से आपको पैसा प्राप्त हो रहा है वो डेटर्स आपके अब डेटर नहीं रहे क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दे दिया, डेटर कम हो गए आपके, यानी क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। बाई अगर कोई बैड डेट्स है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे डेटर जो आपको पैसा नहीं दे सकते, जो दिवालिया हो चुके हैं, जो डूब चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली डेटर आपके कम हो गए क्योंकि उनसे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आप डेटर्स को कोई डिस्काउंट अलाउ करते हो, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड करने का मतलब है जितनी अमाउंट आपको उनसे पहले लेनी थी अब उससे कम लोगे, यानी उतनी अमाउंट से आपके डेटर कम हो गए। एक किसी से आपने 10,000 रुपए लेने थे, आपने उसको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, अब वो 8,000 के हो गए आपके डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, कमी आई है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे डालेंगे। इसी तरीके से अगर आप अलाउंस अलाउ कर देते हो डिस्काउंट की तरह ही है, तो इसमें भी आपके डेटर कम हो जाते हैं, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। और बाद में आएगा आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का। ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो है ये और ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसका बैलेंस हमें, इनमें से कोई एक आइटम्स अगर मिसिंग होती है तो हम ये अकाउंट बनाते हैं और जो भी आपका दोनों साइड का टोटल करके जो भी बैलेंस आता है जिस भी साइड का आएगा वो आइटम आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, क्रेडिट सेल दे रखी होगी, ये सारी चीजें दे रखी होंगी, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से आपकी बाकी की दो भी आ जाएंगी। ओके, अगर इनमें से कोई आइटम ना दे रखी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है वो डाल दोगे, जो नहीं है उसको वो उसका कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो ये आइटम्स आपको निकालनी पड़ती हैं, ये आपकी मिसिंग फिगर्स हैं। ठीक है, ये वो केस पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, जहां पे आपकी जो ब्रांच है वो कस्टमर को जब सेल कर रही है तो क्रेडिट के ऊपर भी सेल कर रही है, कैश के साथ साथ। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट, इससे पहले कि हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखें किस तरीके से ये होता है, एक वो कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांसिट। सो हमने कैश इन ट्रांसिट देखा था कि कैश आपकी ब्रांच ने आपके हेड ऑफिस को कैश भेजा है, बैंक अकाउंट बैंक में ट्रांसफर नहीं किया है, वैसे भेजा है। ठीक है, और अभी तक आपके हेड ऑफिस के पास वो पहुंचा नहीं है, तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश इन ट्रांसिट टू ब्रांच।
ठीक है, और उसको क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर हम शो करते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है सेल करने के लिए, लेकिन अभी तक ब्रांच के पास ये गुड्स पहुंचे नहीं है, ये अभी तक रास्ते में है, चल रहे हैं, ठीक है, ट्रक के अंदर है, अभी कुछ महीना कुछ दिन मतलब जितना भी टाइम इनको लगेगा वहां तक पहुंचने में। इन गुड्स को हम कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्योंकि ये हेड ऑफिस से ब्रांच की तरफ जा रहे हैं तो इसकी जो जनरल एंट्री आप बनाते हो वो बनाते हो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं है ये, ठीक है, तो इसकी एंट्री बनती है गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट। नाउ अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, मैंने आपको बोला था गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दो या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस लिख दो, ठीक है, वो सेम सी चीज पड़ती है, वो अब यहाँ पे क्लियर होगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच का मतलब होता है हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, ठीक है, यहां डिस्टिंक्शन आएगा। देखिए मैं लिखती हूं गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे। अब ये पहुंचे या नहीं पहुंचे फर्क है, ठीक है, हेड ऑफिस ने भेज दिए पर ये पहुंचे या नहीं पहुंचे या अभी ट्रांजिट में है, यहां डिफरेंस आएगा। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका गुड्स इन ट्रांजिट। तो हेड ऑफिस गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे जिनमें से कुछ ब्रांच को मिल गए, यानी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस मिल गए रिसीव्ड, और कुछ अभी भी रास्ते में है यानी ट्रांजिट में है। अगर कुछ भी ट्रांजिट में नहीं है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर दोनों आपकी इक्वल होती है, दोनों में से आप कोई भी टर्म लिख सकते हो। बट अगर उसमें से कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच तो वो टोटल गुड्स हैं जो कि हेड ऑफिस ने भेजे हैं, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस वो गुड्स हैं जो रिसीव हो चुके हैं, उनको छोड़ के जो अभी तक रास्ते में चल रहे हैं। तो मान लीजिए हेड ऑफिस ने 1 लाख रुपए के गुड्स जो हैं वो भेजे हैं बेचने के लिए, लेकिन इनमें से 80,000 के गुड्स तो रिसीव हो चुके हैं ब्रांच को, लेकिन 20,000 के अभी ट्रांजिट में है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर कोई भी गुड्स ट्रांजिट में नहीं है और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1 लाख रुपए की है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो गुड्स, अच्छा अब आपको जब क्वेश्चन में लिखना है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपको एक तो दे रखा है गुड्स सेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और एक आपको क्वेश्चन में दे रखा है गुड्स इन ट्रांजिट। बस ये दो चीजें दे रखी हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। ये मान लीजिए दे रखा है, वही दे ले लो, 80,000 का दे रखा है और ये आपको दे रखा है 20,000, इस तरीके से, ठीक है। जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, डेबिट साइड के अंदर हमें एक एंट्री तो डालनी पड़ती है जो कि होती है आपकी गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये चीज तो हम डालते ही डालते हैं। अगर आपको ये दो चीजें अलग अलग करके दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना होगा, ध्यान रखिएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच का मतलब होता है वो टोटल गुड्स जो ब्रांच को भेजे गए हैं। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑफिस का मतलब होता है वो जो रिसीव हो चुके हैं, और गुड्स इन ट्रांजिट वो जो रास्ते में है, यानी गुड्स सेंट टू ब्रांच इन दोनों का टोटल होता है तो 1 लाख रुपए। यानी गुड्स सेंट टू ब्रांच जब हमें लिखना होगा हम यहाँ पे 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और गुड्स इन ट्रांजिट जो होगा वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर, एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका गुड्स इन ट्रांजिट। अब इससे हुआ क्या, आप देखोगे ऑटोमेटिकली डेबिट साइड के ऊपर 80,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये होता है इन तीनों चीजों के बीच का रिलेशन, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स इन ट्रांजिट, और दोनों का मिक्स गुड्स, दोनों का टोटल गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके,
अब एक बार हमने डेटर वाला कर लिया है, ठीक है, हमने गुड्स इन ट्रांजिट और ये सब पढ़ लिया। अब हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि आपके सेकंड वाले जो ब्रांच का टाइप है, जिसमें ब्रांच को कोस्ट के ऊपर हेड ऑफिस भेजता है गुड्स, और ब्रांच जो है कस्टमर को कैश के साथ साथ क्रेडिट में भी सेल करती है, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ लेते हैं। उषा गारमेंट है जिसकी एक ब्रांच है पूना में, ठीक है। सारा कैश रिसीव हो जाता है ब्रांच को डेली हेड ऑफिस से, ठीक है। सॉरी, ब्रांच को जो भी पैसा मिलता है बेच के वो सारा वो हेड ऑफिस को भेज देते हैं, ठीक है। सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके हेड ऑफिस पे करता है, ओके। ब्रांच अकाउंट हमें बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में 31 मार्च 2019 के आपको ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। स्टॉक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, आप ध्यान रखिएगा यहां आपको लिखा हुआ है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। इन केस गुड्स इन ट्रांजिट है तो हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसका बैलेंस दोनों का टोटल होगा। अगर गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है तो यही आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दी हुई है, यानी हमारी जो ब्रांच है वो क्रेडिट में भी बेचती है और कैश भी बेचती है। यहां हमें देखना होगा, देखो जो कैश में बेचती है वो तो पूरा का पूरा हेड ऑफिस को वो दे ही देती है, लेकिन जो क्रेडिट में बेचती है उसमें से डेटर से कितना रिकवर होता है, सिर्फ उतना ही पैसा वो हेड ऑफिस को भेजेगी, पूरा नहीं भेज सकती। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आपको दिया हुआ है 92,000, यानी 1,08,000 का उधार माल जो आपने बेचा उसमें से आपने सिर्फ 92,000 रुपए ही रिकवर आप कर पाए, और यही आप हेड ऑफिस को भेजोगे, ओके। पेडर्स है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, ये भी ठीक है। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, ये ध्यान रखिएगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अलग होता है, जब ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देती है, और कस्टमर जब ब्रांच को रिटर्न करता है, ये आपके डेटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये कस्टमर कौन है, जो आपका डेटर है, ठीक है। चेक सेंड टू ब्रांच फॉर, अच्छा ये एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसे दिए गए हैं, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट है, ओके, गुड्स इन ट्रांजिट भी है आपका। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ। हमें डेटर से रिलेटेड हमें तीन चीजें चाहिए होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास कैश रिसीव्ड है, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएं। तो सबसे पहले हम वही बना लेते हैं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। यहां बना रही हूं मैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पूरा नहीं लिख रही मैं, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पे। सो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 12,000। क्रेडिट सेल डाल देते हैं हमें, जितनी भी आपने टोटल क्रेडिट सेल्स की हैं 1,08,000 रुपए की। यहां पे हम डाल देते हैं बाकी का कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 92,000 आपने रिसीव कर लिया। बेड डेट्स हुए हैं आपके, कितने के हुए हैं, 2400 के। डिस्काउंट भी अलाउ किया है आपने, ठीक है, ये हो गया आपका 3,600 रुपए का। इसके अलावा कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो आपका डेटर भी नहीं रहा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ब्रांच ने किए होते तो हम इसको ब्रांच अकाउंट में डालते, ठीक है, 4,100 रुपए के, ओके। ये जो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है ये आपकी एक तरह से सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न में आपका ये यहां चला जाएगा, ओके। नाउ अभी देखिए हमें क्या चाहिए, अभी क्लोजिंग बैलेंस चाहिए है डेटर का। तो जो भी बैलेंस आएगा डेबिट में से आप क्रेडिट साइड को माइनस करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो आपकी मिसिंग फिगर होगी। मिसिंग फिगर है हमारे पास इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो जो भी बैलेंस आएगा आपका, इनका टोटल कर लो आप, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। 1,20,000 में से 92,000, 2,400, 3,600, 4,100 आप माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 17,900, यानी मिसिंग फिगर हमें मिल गई है। यही फिगर हमें चाहिए थी अपने ब्रांच अकाउंट के लिए। अब हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो ब्रांच का नाम है पूना ब्रांच अकाउंट, ओके। एज ऑन आपका फॉर द ईयर एंडिंग जो भी आपका लिखना है वो आप लिख दोगे यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे जितने भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनसे। सो टू बैलेंस BD, स्टॉक का बैलेंस दे रखा है हमें और डेटर का बैलेंस दे रखा है हमें ओपनिंग। स्टॉक का बैलेंस है 25,000, डेटर का बैलेंस है 12,000, टोटल आपका हो गया ये 37,000, ठीक है।
इसके बाद गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि गुड्स इन रिसीव्ड बाय ब्रांच और गुड्स सेंट टू ब्रांच में डिफरेंस होता है। हमें यहाँ पे लिखना है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स ब्रांच को कितना भेजा गया। तो एक तो ये जो उसने रिसीव कर लिया प्लस ये जो अभी तक ट्रांजिट में चल रहा है, दोनों का टोटल यानी 5,000 प्लस 1,60,000, तो टोटल आपका जो भेजा गया है वो है 1,65,000 रुपए का गुड्स। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास सेल दी हुई है, तो जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है उसकी यहाँ पे एंट्री डालेंगे हम बाय बैंक अकाउंट। देखिए कैश सेल जो की गई है उसका तो आपको तुरंत पैसा मिल गया, तो 1,40,000 तो आपको रिसीव हो ही गए हैं। ठीक है, ये तो तुरंत आपको मिल गया, आपने हेड ऑफिस में डाल दिए तो हेड ऑफिस को ये मिल गए। प्लस जो आपने डेटर से रिसीव किया है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितना रिसीव करा आपने डेटर से? 92,000, तो 92,000 की रिकवरी करिए, वही आप हेड ऑफिस को दे पाओगे। ठीक है, तो 2,32,000 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए। नाउ बैड डेट वगैरह इनका हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। अब हमारे एक्सपेंसेस है ब्रांच से रिलेटेड, तो जो एक्सपेंसेस पे करे गए हैं तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट कितने के 18,000 प्लस 12,800, ये हो जाएगा आपका 30,800। नाउ क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस है? स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास, गुड्स इन ट्रांजिट का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास डेटर्स का हमने निकाल लिया था मिसिंग फिगर जो थी, तो ये हो जाएगा आपका 21,500, 17,900 और 5,000। ठीक है, इनका ये टोटल आ जाएगा आपका 44,400। ओके, नाउ इसमें से आप ये टोटल कर लोगे आप 76,400 और इसमें से माइनस करके आपका आ जाएगा प्रॉफिट, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल P&L अकाउंट के अंदर। ये चला जाएगा 2,76,400 रुपए का टोटल, और प्रॉफिट आ जाएगा आपका 43,600 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट सेल कर रखी है। सेकंड चीज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स इन ट्रांजिट, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अभी सेकंड चीज हो गई हमारी, अब रह गई है थर्ड। तो तीसरे टाइप की जो ब्रांच होती है आपकी, यानी वो ब्रांच जिसको इनवॉइस प्राइस के ऊपर गुड्स भेजे हैं आपके हेड ऑफिस में। ठीक है, हेड ऑफिस ने इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका अकाउंट बनता है वो हेड ऑफिस की बुक्स में बनता है, ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस अपने अकाउंट के अंदर बिल्कुल रियल वैल्यू दिखाना चाहती है, जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, जो जिस प्राइस पे एक्चुअल में वो जो गुड्स भेजे गए हैं उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी। ठीक है, उसको दिखाने का सही तरीका क्या है, उसको हम लोडिंग के द्वारा दिखाते हैं। तो उसमें स्टॉक रिजर्व आता है आपका, और आपका गुड सप्लाई टू ब्रांच जो है उसका आपको रिवर्स डालना होता है। तो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट अकाउंट याद करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करते थे हम? गुड्स सेंट टू कंसाइनी डेबिट साइड पे डालते थे, इसकी लोडिंग क्रेडिट साइड पे सेम नाम से जाती थी, याद है? सेम यही चीज यहाँ होगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच हम यहाँ डालते हैं डेबिट साइड पे, इसकी लोडिंग क्रेडिट साइड पे जाएगी इसी नाम से। ठीक है, इसके अलावा जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो लोडिंग जाएगी वो भी रिवर्स साइड पे जाएगी, लेकिन स्टॉक रिजर्व के नाम से जाएगी। ठीक है, सेम वही चीज है, और लोडिंग निकालने का तरीका भी वही है। अगर ऑन कॉस्ट दे रखा है तो कैसे निकलेगा, और ऑन इनवॉइस प्राइस दे रखा है तो कैसे निकलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको ये कह रखा है कि आपकी जो प्रॉफिट जो ऐड किया गया है, ठीक है, जो आपने जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, वो आपने भेजे हैं 25% ऑन कॉस्ट पे। ठीक है, प्लस 25% ऑन कॉस्ट, इसके ऊपर आपने भेजे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? कॉस्ट का 25%, तो हम क्या मानेंगे? जिसका भी परसेंटेज आप मानते हो उसी को आप 100 मान लो। कॉस्ट हो गई 100, 100 का 25% होगा 25, ये है कॉस्ट, ये है प्रॉफिट, तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया आपका? 125। ठीक है, मान लीजिए आपका गुड्स जो आपने सेंड करे थे वो 10,000 के करे थे, इसकी जो लोडिंग निकलेगी वो कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है 10,000। ठीक है, इनवॉइस प्राइस 125% के बराबर है, यानी 10,000 125% की वैल्यू है, हम 25 की निकाल लेंगे। 25 आपका क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको कहा गया है कि आपने जो जिस प्राइस पर भेजे हैं वो प्लस कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवॉइस प्राइस है,
ठीक है, कैसे निकालेंगे? इनवॉइस प्राइस को मान लेंगे 100 का 25% होता है 25, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है? इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट, कितना आ जाएगा? 75। तो अगर मान लीजिए आपने इनवॉइस प्राइस आपका 10,000 है और आपको इसकी लोडिंग निकालनी है, इनवॉइस प्राइस हमारा 100% के बराबर है, यानी 10,000 किसकी वैल्यू है? 100 की। हमें किसकी निकालनी है? प्रॉफिट लोडिंग, तो वो हो जाएगा आपका 25। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये निकालने का तरीका आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कंसाइनमेंट में निकाला है, ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा हायर परचेज में भी निकाला था। एंट्रीज क्या रहेंगी आपकी? रिवर्स एंट्री जाएगी। ओपनिंग स्टॉक आपका जाता है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसकी हम एंट्री करते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो इसकी जो लोडिंग जाएगी वो बिल्कुल रिवर्स जाएगी, वो जाएगी क्रेडिट साइड पे। कैसे? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज क्लोजिंग स्टॉक की कैसे जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक जाता है ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो उसकी जनरल एंट्री बनती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम इसको डाल देते हैं, तो इसका लोडिंग कहां जाएगा? बिल्कुल उल्टा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, वो डेबिट में चला जाएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब एक ही चीज बच गई लोडिंग वाली हमारे पास, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच की जो एंट्री होती है वो होती है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये जाता है आपका डेबिट साइड पे ब्रांच अकाउंट के, तो ये हो जाएगा ब्रांच अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो इसकी जो लोडिंग जाएगी वो कहां जाएगी? आपकी क्रेडिट साइड पे। जनरल एंट्री बन जाएगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये हो गई आपकी तीनों लोडिंग वाली एंट्री, जहां पे आपको लोडिंग निकालनी है। गुड्स रिटर्न वाला जो होता है उसमें भी लोडिंग होती है, पर उसे हम क्या करते हैं? गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच में से क्योंकि डिडक्ट कर देते हैं, तो उसको दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। मल्होत्रा लिमिटेड है जिसकी एक ब्रांच है अजमेर में, जिसको वो गुड्स इनवॉइस करता है, ठीक है, एट कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। यानी कॉस्ट आपकी जो भी है इसके अंदर 20% प्रॉफिट ऐड करके वो इनवॉइस प्राइस बना के उनको भेजता है। तो कॉस्ट अगर मान लीजिए हमारी 100% है, 100 है, तो प्रॉफिट हो गया 20 और इनवॉइस प्राइस हो गया 120, ठीक है। ओके, ब्रांच अपनी खुद की सेल्स लेजर रखती है, ठीक है। सारा कैश जो भी इसको रिसीव होता है वो डेली हेड ऑफिस को के अकाउंट में भेज देती है। सारे के सारे ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच है, ठीक है, टोटल सेल्स हैं। अब टोटल सेल में से कैश सेल दी हुई है, इसका मतलब अगर टोटल सेल 5,20,000 की है जिसमें से आपने कैश 2,25,000 की सेल करी है, यानी बाकी की सेल आपकी क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल तो है पर डेटर से रिसीव कितना पैसा कर लिया वो निकालना पड़ेगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, डिस्काउंट है, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस जिसके लिए ब्रांच हेड ऑफिस पे करता है, ये वो एक्सपेंसेस हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट भी आपको दिया हुआ है और कंप्यूटर परचेज था हेड ऑफिस के द्वारा, ये उनकी एसेट है जिसके ऊपर आपने 15% की डेप्रिसिएशन जो है वो लगाई है, ठीक है। कंप्यूटर्स आपने परचेज करे होंगे साल के दौरान, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओके, अब आप इसको गौर से देखोगे तो सबसे पहले क्रेडिट सेल है, तो आप सबसे पहले यही देखो कि डेटर वाले उस पॉइंट में तीनों में से कौन सी आइटम मिसिंग है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है? 25,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें
33,000 का। इसके अलावा डिस्काउंट दिया हुआ है हमें, डिस्काउंट अलाउड है 1900। ओके, इसके अलावा क्या दिया हुआ है हमें, क्रेडिट सेल दिए हैं, क्योंकि टोटल सेल हमारी 5,20,000 है, जिसमें से 2,25,000 कैश है, तो बाकी की हो गई आपकी क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स में से माइनस करके निकाल लोगे आप, ये आ जाएगा आपका 2,95,000। तो क्रेडिट सेल्स आ गई हमारे पास 2,95,000 रुपीज। ठीक है, सारा हो गया हमारे पास, और कुछ नहीं दे रखा डाटा से रिलेटेड। अभी जो मिसिंग फिगर है, क्या मिसिंग फिगर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये निकल जाएगी। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 3,20,000, इसमें से ये माइनस कर दोगे, बैलेंस आ जाएगा आपके पास 2,85,100 रुपीज। तो हमारी जो मिसिंग आइटम थी वो हमें मिल गई। अब तीनों चीजें हमारे पास कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो अजमेर की हमारी ब्रांच है, अजमेर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस से। तो टू बैलेंस बीडी, जैसे जैसे जो जो आइटम आती जाएगी हम उसके हिसाब से एंट्री डालते जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है स्टॉक का और डेटर का, दो ही ओपनिंग बैलेंस है आपके पास। तो स्टॉक और डेटर तो अपना 25,000 था और स्टॉक है आपका 33,000, दोनों का टोटल हो गया आपका 58,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दे रखा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच की एंट्री कर देंगे। कितने के गुड्स भेजे गए हमें, 3,90,000 के, तो यहां आ जाएगा 3,90,000। ठीक है, इसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। ओके, उसकी भी एंट्री डालनी पड़ेगी हमें। सो गुड्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, इसकी ऑपोजिट एंट्री होती है। थोड़ा हम ऊपर जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमें वो कैश रिसीट वगैरह भी डालना है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी डालना है, तो उसके लिए हम एक बार जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो भी आपके गुड्स रिटर्न है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कितने गुड्स रिटर्न किए गए हैं आपको, 13,500। ठीक है, ओके। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे इनवॉइस प्राइस के ऊपर गुड्स भेजे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब लोडिंग निकालनी पड़ेगी आपको, स्टॉक की लोडिंग निकलेगी, इन दोनों की निकलेगी। ठीक है, साथ के साथ निकाल के चलते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग ही निकाल लेते हैं। तो बाई, इसको हम लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है ना, तो ये भी बाई बैलेंस बीडी जाएगा। किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है, ये स्टॉक रिजर्व का। ठीक है, लोडिंग निकालनी है, स्टॉक है 33,000, ये इनवॉइस प्राइस है स्टॉक का। अब इसका लोडिंग कैसे निकलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये इनवॉइस प्राइस है 33,000। इनवॉइस प्राइस किसके बराबर है, 120 के। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितना प्रॉफिट आपने ऐड कर रखा है, यानी 20। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 5,500। ठीक है, एक लोडिंग निकाल दी हमने, लोडिंग साथ के साथ निकाल के चलो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ताकि इसकी लोडिंग निकलेगी गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये आ जाएगा यहाँ पे बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, अब इसकी लोडिंग कैसे निकालनी है ये आप ध्यान से देखेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था ऊपर कि जो गुड्स रिटर्न होते हैं ब्रांच को, वो गुड्स सेंट टू ब्रांच में से माइनस कर दी जाते हैं, इसलिए उनकी अलग से लोडिंग यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो लोडिंग निकलेगी ना, ये कैसे निकलेगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच थे 3,90,000, 3,90,000 की लोडिंग नहीं निकालोगे आप, क्या करोगे, इसमें से जो रिटर्न हुए हैं गुड्स 13,500 रुपए के, इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा उसकी लोडिंग निकालोगे, यानी मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 62,750 रुपीज, लोडिंग निकल गई। ओके, अभी चलते हैं अगले के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास सेल्स वाला। तो सेल्स वाला आते ही हम क्या करेंगे, कैश रिसीट वाली एंट्री डाल दो भाई। सो बाई बैंक, पहले तो कैश से जो आपको पैसा मिला है, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, सो कैश सेल तो हमारी है 2,25,000,
और डेटर से तो हमने यहाँ पे निकाला ही था, कितना मिला है आपको, 2,85,100 रुपये। टोटल हो जाएगा ये आपका 5,10,100 रुपये। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम डेटर वेटर यहाँ कुछ नहीं आएगा अपना, ये आएंगे रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो हेड ऑफिस पे कर रहा है। ऊपर आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि हेड ऑफिस ने पे करे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ डाल देंगे हम टू बैंक अकाउंट, तीनों का टोटल करके डाल दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 22,000 प्लस 7,000, 4,4, ठीक है 7,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 41,500। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, तो गुड्स इन ट्रांजिट की हम एंट्री कहाँ डालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस में डालते हैं। तो जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंस हैं वो सारे यहाँ डाल देंगे, बैलेंस CD। ठीक है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है अपने पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, अभी अपने पास गुड्स इन ट्रांजिट का भी आ गया। ठीक है, पहले इनको ही कर लेते हैं। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 39,000। ठीक है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 33,000। और गुड्स इन ट्रांजिट कितने के हैं, 6600 के। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, स्टॉक और गुड्स इनवॉइस पे भेजे गए थे तो दोनों की लोडिंग निकलेगी। जहां भी स्टॉक या गुड्स हो ना, उनकी लोडिंग निकालनी है अगर इनवॉइस पे भेजे गए थे तो। ठीक है, तो इनकी लोडिंग कैसे निकलेगी, अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस में ही इनकी लोडिंग हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD स्टॉक रिजर्व। ठीक है, इसके अंदर जाएगी ये 39,000 वाली, तो 39,000 गुणा में 20 बटे में 120, इसकी लोडिंग आ गई 6500, क्लोजिंग स्टॉक की निकल गई। उसके बाद निकलेगी गुड्स इन ट्रांजिट की, 6600 गुना में 20 बटे में 120, ये आ जाएगी आपकी 1100। ठीक है, इतना खत्म। आगे देखते हैं। अभी आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर परचेज किया था हेड ऑफिस ने, ठीक है, और 15% उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है, अब देखो क्या है, कंप्यूटर होती है एसेट। ठीक है, कंप्यूटर परचेज किया है हेड ऑफिस ने, एसेट परचेज करी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कंप्यूटर ये जो डाला जाता है ये डाला जाता है ब्रांच के अकाउंट में, क्योंकि किसके लिए खरीदा गया है, ब्रांच के लिए खरीदा गया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हम ब्रांच के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये खर्चा जो है ब्रांच के लिए किया गया है आपके हेड ऑफिस के द्वारा। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, पैसे देकर खरीदा है तो पैसा तो गया, तो क्या करेंगे हम, इसकी ब्रांच के डेबिट साइड पे कंप्यूटर की एंट्री डाल देंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ये मैं ऊपर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, आपका प्रॉफिट वाला भी ऊपर ही आएगा बैलेंस। टू बैंक अकाउंट, क्या खरीदा है आपने, कंप्यूटर, कितने रुपए का, 32,000। ठीक है, ये तो हो गया कंप्यूटर खरीदने की। अब ये बोल रहा है इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ 15%। ये डेप्रिसिएशन कब लग रही है, इसी साल आपने कंप्यूटर खरीदा है, कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, और इसी साल पूरे साल के दौरान आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, और साल के आखिरी में आप अकाउंट बना रहे हो, यानी पूरे साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी होगी, यानी इसका क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा आपके पास। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है एसेट का, तो एसेट का अगर ओपनिंग बैलेंस आता है, ध्यान रखिएगा, तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी आता है। ब्रांच अकाउंट अपना रियल अकाउंट और नॉमिनल का जो है ना कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आते हैं, ऐसे लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आता है। यहाँ एसेट का ओपनिंग कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले साल आपका कंप्यूटर कोई नहीं आया, आपने इसी साल नया परचेज किया है, परचेज ब्रांच के लिए किया है, तो ब्रांच के लिए खर्चा है तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब ये आ गया है ब्रांच में कंप्यूटर और आपने यूज कर लिया है और इस पर डेप्रिसिएशन लगाई है, तो ऑब्वियसली अब इसका क्लोजिंग बैलेंस भी बचेगा। तो इसके ऊपर 15% अगर आप डेप्रिसिएशन इसमें से काट दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 27,200 रुपए का। ये गुड्स नहीं है, एसेट है, तो इसके ऊपर कोई लोडिंग वोडिंग नहीं लगेगी। ठीक है, ओके, अभी हमें क्या करना है, हमने सारी की सारी एंट्रीज करती हैं अकाउंट्स के अंदर, अभी हमें करना है सिर्फ इनका टोटल। ये हो जाएगा आपका 1,05,800, इन सब का टोटल, क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल हो जाएगा आपका 6,97,650। इसमें से आप क्या करोगे, डेबिट साइड का पूरा टोटल निकालोगे, और आपका जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लोजिंग स्टॉक से पहले आपका
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा जनरल P&L अकाउंट। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा ये आएगा आपका 1,68,550, ठीक है। टोटल हो जाएगा आपका भाई 6,97,650। तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे जब आपको इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपने ब्रांच को गुड्स को सेल करने के लिए भेजा है। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ब्रांच क्या होती है, ब्रांच अकाउंट क्या होता है, हेड ऑफिस क्या होता है, कौन बनाता है ब्रांच अकाउंट, क्यों बनाया जाता है ब्रांच अकाउंट, 3 टाइप की ब्रांचेस हमने देखी डिपेंडेंट ब्रांचेस का। एक ब्रांच जिसको हेड ऑफिस कैश कोस्ट के ऊपर सामान देता है और वो जो ब्रांच होती है वो आगे कस्टमर को कैश में ही सेल करती है। दूसरी हमने देखी ऐसी ब्रांच जिसको हेड ऑफिस कोस्ट पे गुड्स देता है आगे बेचने के लिए और वो ब्रांच आगे कैश प्लस क्रेडिट दोनों में बेचती है। तीसरी हमने देखा कि ऐसी ब्रांच जिसको जो आपका हेड ऑफिस है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर देता है गुड्स से आगे सेल करने के लिए और वो ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों के ऊपर सेल करती है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे। इससे अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।